नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्दितवितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम ही होगा नजदीक के रविवार के दिन 21 जून 2020 के दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण वो सुबह में कुछ 10:03 को शुरू होने के लिए जा रहा है। ग्रहण मध्य में पहुंचेगा 11:41 को और ग्रहण समाप्त होगा यानी कि ग्रहण का मोक्ष होगा दोपहर के 1:32 के ऊपर। तो भाग्यशाली कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ग्रहण के दिन क्या हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं? तो उसके लिए कहा गया है, अनेक प्रकार के ज्योतिष के ग्रंथ के मुताबिक कहा जाता है कि आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। कोई भी संसारिक कार्य करना वो अहितकर है, और अगर कोई धार्मिक कार्य करना हो, कोई मंत्र जाप करना हो, कोई ध्यान करना हो, कोई योग के ऊपर बैठना हो, कोई मंत्र जाप करते हुए सफलता या तो सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए यह अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन इस प्रकार अगर साधना की जाए तो हमें अवश्य में वो सफलता दिलाती है। इस बार जो रविवार का ग्रहण होने के लिए जा रहा है, सूर्य ग्रहण, वो मिथुन राशि के अंदर होगा और मृगशीर्ष और आद्रा वो 2 नक्षत्र को मिलाते हुए ये ग्रहण होने के लिए जाएगा। परंतु भाग्यशाली एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि ग्रहण के दिन चंद्र, बुध, राहु और सूर्य, ये 4 ग्रह की कोई एक स्थान के ऊपर युति होने के लिए जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि 9 ग्रहों के अंतर्गत
कुछ 6 ग्रह और प्लूटो को शामिल किया जाए तो 7 ग्रह वक्री हो रहे हैं। ये ग्रहण के दिन ऐसा एक योग भी बन रहा है, जैसे कि बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और प्लूटो, ये 7 ग्रह वो दिन एक साथ में वक्री दिखाई देगा। दूसरी बात यह भी है कि शास्त्र के अंदर एक बात यह भी आती है कि अगर कोई 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह या तो 7 ग्रह एक साथ में वक्री होना यानी कि जो गति से वो चलते हैं उससे रिवर्स चलना, उससे वापिस आना। जैसे एक राशि में से दूसरी राशि में, दूसरे से तीसरी राशि में यदि जाते हैं तो वो मार्गी या तो सामान्य गति कही जाती है, परंतु वो तीसरी में से दूसरी राशि में आना और दूसरी में तो पहली राशि में जाना, इसको रिवर्स गियर की तरफ वक्री होना बोला जाता है। अगर 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह और 7 ग्रह एक साथ में अगर वक्री होते हैं तो वो एक प्रकार का योग का नाम छत्रभंग योग कहा जाता है। छत्रभंग योग यानी कि जिनके छत्र के अंतर्गत हम है, जिनके नेतृत्व के हेठल, उनके नीचे हम है, उनका भी चलेगा नहीं। यानी कि समझ लो कि हमारा भारत देश है तो प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, अनेक कलेक्टर आदि वगैरह है, तहसीलदार है, उन सभी हमारे छत्र बोले जाते हैं। उनके नियम के अनुसार हम चलते हैं तो उनका भी नहीं चले ऐसा कहा जाता है। यानी कि कुदरत का ऐसा खौफ आ सकता है कि उनका भी नहीं चले और हमें किए हुए कर्म को अवश्य में भोगने की बारी आ जाए। ऐसा प्रकार का योग बन रहा है। उसके साथ सूर्य जब आद्रा नक्षत्र के अंदर आता है तब आम यानी कि जिसको कैरी कहा जाता है उसका भी परित्याग करने का दिन वही आ रहा है। तो भाग्यशाली ऐसे प्रकार के बहुत सारे योगों की रचना वो दिन होने के लिए जा रही है। अभी मैं आपको कहूंगा कि ग्रहण होता है तो उसका फल कब मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है, उसके बाद देखते हैं। तो यदि सूर्य और चंद्र का ग्रहण जिस देश के अंदर होता है वही देश में उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। अगर सूर्य हो या चंद्र का ग्रहण हो, परंतु अगर वो ग्रहण संपूर्ण होता है तो वो 20 दिन के अंदर उसका फल दिखाई देगा। अगर वो ग्रहण पौने भाग का यानी कि 75% का होता है तो वो 1 महीने में उसका फल दिखाई देगा। अगर वो हाफ यानी कि 50% ग्रहण होता है तो उसका फल 2 महीने में दिखाई देगा। अगर वो चौथे भाग का यानी कि 25% वो पा भाग का चंद्र ग्रहण या तो सूर्य ग्रहण होता है तो वह 4 महीने के अंदर उसकी इफेक्ट दिखाई देगी। परंतु एक बात विशेष यही कही जाती है, मानी जाती है कि ग्रहण होने के पश्चात वही दिन अगर बारिश आती है तो समझ लेना कि ग्रहण की जो असर है उसके अंदर कुछ उलट सुलट फिरफार भी हो सकते हैं। ऐसी प्रकार की भी बात मुख्यत्वे तरीके से माना जाता है। दूसरी बात मैं आपको आज ये भी करने के लिए जा रहा हूं कि सूर्य ग्रहण कौन से वार को और कौन से मास को यानी कि महीने को होता है तो उसका क्या फलादेश होता है। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण अगर कोई वार के दिन होता है तो वो वार के दिन
क्या क्या प्रकार की इफेक्ट हमें दिखाई देगी, तो ऐसा प्रकार का भी हमें पता चल सकता है। उसके लिए कहा जाता है अगर सूर्य ग्रहण रविवार के दिन होता है तो कहा जाता है कि घी, तेल, खांड यानी कि शक्कर आदि वगैरह 2.5 महीने तक वो बढ़ सकता है उसके भाव। जैसे कि संवत 1923 से 68 के बीच ऐसा प्रकार का योग हुआ था। अगर सोमवार के दिन सूर्य ग्रहण होता है तो घी, तेल, अनाज, उड़द, उसके अलावा कपास, फिर लविंग आदि वगैरह चीजों का भाव 2 महीने के अंतर्गत उसका लाभ अवश्य में हमें मिल सकता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है। अगर मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण होता है तो 4 महीने में सभी चीजों का दाम बढ़ने का प्रयत्न होता है, और उसमें भी विशेष जो कपास हो, कोई रूह, चांदी आदि वगैरह सफेद कोई चीज हो, उसमें 2 महीने में आपको लाभ दिखने का प्रयत्न हो सकता है। जो संवत 1925 के अंतर्गत भादरवा मास के अंदर हुआ था, और संवत 1928 में माक्षर महीने में हुआ था, संवत 1931 में चैत्र मास में हुआ था, संवत 1947 में आषाढ़ महीने में हुआ था। ऐसे ऐसे प्रकार की योग और उसके अंतर्गत लाभ मिल सकता है। अगर सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन होता है तो माना जाता है कि लाल और पीली यानी कि रेड और येलो, वो दोनों चीजों के अंदर, यानी कि जो येलो या तो लाल कलर की होती है उन चीजों के अंदर तेजी आ सकती है। संवत 1931 के अंदर आशो मास के अंदर और संवत 1956 के अंदर महा महीने के अंदर ऐसे प्रकार के योग बने थे। अभी समझ लो कि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण कौन से महीने में होता है। गुजराती मास के अनुसार कार्तिक, मार्गशीर, पोष आदि वगैरह में सूर्य ग्रहण होता है तो क्या फलादेश होता है, तो उसकी बात भी बताई गई है कि कार्तिक मास के अंदर अगर सूर्य ग्रहण होता है तो सुकाल आता है। अगर मार्गशीर महीने के अंदर सूर्य ग्रहण होता है तो घी, तेल, दूध, दही आदि वगैरह जो जो चीज होती है उसके अंदर भी एक प्रकार का महंगाई आ सकती है। पोष महीने में अगर सूर्य ग्रहण होता है तो कोई भी प्रकार के जैसे कि गेहूं हो, चावल हो, उड़द हो आदि वगैरह धान्य के अंदर तेजी आ सकती है। अगर महा महीने के अंदर सूर्य ग्रहण होता है तो वो मध्यम यानी कि मीडियम फल देने वाला बोला जाता है। अगर फाल्गुन मास के अंदर सूर्य ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि धान्य के अंदर खूब तेजी आती है। अगर चैत्र महीने के अंदर सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसा कहा जाता है कि सुवर्ण यानी कि गोल्ड, अनाज आदि वगैरह जो व्यक्ति एकत्रित करता है तो उनके जीवन काल के अंदर खूब फायदा हो सकता है। ऐसी प्रकार की भी बात आती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो बात आती है वही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी प्रकार की बात आरंभ सिद्धि या तो दिन सिद्धि, दीपिका आदि वगैरह अनेक प्रकार के ग्रंथ के अंदर ऐसी प्रकार की बाबतों का उल्लेख भी किया गया है। वैशाख महीने के अंदर अगर समझ लो कि सूर्य ग्रहण आता है तो रुई हो, सूतर हो, कपास हो, कापड़ हो, तेल हो आदि वगैरह या तो तल हो, ऐसी प्रकार की चीज के अंदर भी तेजी आ सकती है। जेठ महीने के मास के अंदर अगर समझ लो कि सूर्य ग्रहण होता है तो अनाज के अंदर अवश्य में वो तेजी आने का प्रयत्न हो सकता है। आषाढ़ महीने के अंदर वो सूर्य ग्रहण आता है तो फिर बुला जाता है कि दुकाल आ सकता है, अनावृष्टि हुए वैसे दिन भी आ सकते हैं। राज्य के द्वारा भी विग्रह यानी कि कलेश होना, कंकास होना, रगड़े झगड़े होना, लूटफाट होना, ऐसी प्रकार के भी दिन आ सकते हैं। अगर श्रावण महीने के अंदर वो सूर्य ग्रहण आता है कि तो फिर ऐसा बोला जाता है कि धान्य आदि वगैरह बहुत सस्ते हो जाते हैं, बहुत एकदम एक प्रकार से
उसके अंदर मंदी आने का प्रयत्न हो सकता है। भादरवा मास के अंदर अगर सूर्य ग्रहण होता है तो सुकाल होता है, यानी कि सुभिक्ष के दिन, अच्छे दिन आ सकते हैं। और आसो मास के अंदर अगर सूर्य ग्रहण होता है तो घी तेल आदि वगैरह के अंदर बहुत कुछ चढ़तियाँ और बहुत कुछ प्रकार की सफलताएं लोगों को मिल सकती है। ऐसी प्रकार की बात हमारे इधर बताई गई है। अभी भाग्यशाली और एक चीज मैं आपको बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो शायद आपने शायद ये चीज सुनी भी नहीं होगी और शायद ये चीज आपने अपने जीवन काल के अंदर सुनने का प्रयत्न भी नहीं किया होगा। वैसी कोई विशिष्ट प्रकार की चीजों की बात कर रहा हूँ कि अभी ये तो 2020 चल रहा है, परंतु आने वाले 10 साल तक कब कब चंद्र ग्रहण आएगा, कौन सी दिनांक को, उसकी भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। 2030 तक, 2020 से 2030 तक कब कब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि वगैरह आएगा, उसकी बातें का विवरण मैं आपको इधर बताने के लिए जा रहा हूँ। अभी 2020 के अंदर जो ये 21/6/2020 को सूर्य ग्रहण आ रहा है, उसके बाद में बराबर एक महीने के पश्चात 21/7/2020 और कहा जाता है कि तब सूर्य ग्रहण आएगा, चाहे वो भारत में दिखे या ना दिखे, परंतु ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे प्रकार के ये ग्रहण आ सकते हैं। और 4 तारीख और 5वीं तारीख 7वें महीने की 2020 को चंद्र ग्रहण आएगा। 29 और 30 तारीख को मिलाते हुए 11वें महीने नवंबर की 2020 को एक प्रकार से चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण आएगा। यानी कि ये सभी प्रकार के जो ग्रहण है वो पूरी दुनिया के अंदर आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये भारत में सिर्फ आएगा, भारत में से तो कुछ थोड़े बहुत ही ग्रहण दिखेंगे, बाकी के सभी बाहर दिखेंगे, परंतु ये पूरी दुनिया के अंदर 2020 और 2030 के अंदर कौन से प्रकार के ग्रहण आएंगे उसकी बात कर रहा हूं। 2021 के अंदर अभी देखते हैं तो 26/5/2021 उसके अंदर चंद्र ग्रहण आएगा। 10/6/2021 के दिन सूर्य ग्रहण आएगा। 18 और 19 तारीख नवंबर महीने की 2021 में चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। और 4 दिसंबर 2021 में भी सूर्य ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। अभी 2022 की बात करें तो 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण आएगा। 15 और 16 तारीख दोनों को साथ में लेते हुए 5वें महीने की 2022 को चंद्र ग्रहण आएगा। 25/10/2022 को सूर्य ग्रहण आएगा और 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। अभी 2023 की बात करें तो 20/4/2023 को सूर्य ग्रहण, 5वीं और 6ठी तारीख मिलाते हुए 5वें महीने की 2023 में चंद्र ग्रहण आएगा। 14/10/2023 में सूर्य ग्रहण और 28-29 तारीख को मिलाते हुए 10वें महीने की 2023 में चंद्र ग्रहण आएगा। अभी 2024 के अंदर कब आएगा तो 24 और 25 तारीख मार्च महीने की 2024 में चंद्र ग्रहण आएगा। 8वीं तारीख चौथे महीने की 2024 में सूर्य ग्रहण आएगा। 17 और 18 2 तारीख को मिलाते हुए 9वें महीने की 2024 में चंद्र ग्रहण आएगा। 2/10/2024 और 17/10/2024 उसमें पहले सूर्य ग्रहण उसके बाद में चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। 2025 की अभी बात करें तो 13 और 14 तारीख मार्च महीने की 2025 में चंद्र ग्रहण और 29 मार्च 2025 में सूर्य ग्रहण आएगा। 7वीं और 8वीं तारीख को मिलाते हुए 9वें महीने की 2025 में चंद्र ग्रहण आएगा और 21/9/2025 को सूर्य ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। उसके बाद 2026 की बात करें तो 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण, 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण, 12/8/2026 को बोला जाता है सूर्य ग्रहण और 27 और 28 तारीख को मिलाते हुए 8वें महीने की 2026 को चंद्र ग्रहण आएगा। 2027 की बात करें तो 6 फरवरी 2027 में सूर्य ग्रहण आएगा और 2/8/2027 को भी सूर्य ग्रहण आएगा और 2027 के अंदर 3 चंद्र ग्रहण होगा, जो एक 20 और 21 तारीख फरवरी की 2027 में, फिर 18/7/2027, फिर 16 और 17 अगस्त 2027 के अंदर चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होगा। अभी 2028 की बात करें तो कहा जाता है कि तब बराबर चंद्र ग्रहण कुछ 3 आएंगे और सूर्य ग्रहण 2 आएंगे। तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो 26 जनवरी 2028 और 22/7/2028 को सूर्य ग्रहण 2028 में आएगा। अभी चंद्र ग्रहण तो 11 और 12 तारीख मिलाते हुए जनवरी 2028 को, 6-7 तारीख को मिलाते हुए 7वें महीने की 2028 में और
31/12/2028 और 1/1/2029 वो दोनों को दिन मिलाते हुए यानी कि मध्य रात्रि को इस प्रकार चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न हो सकता है। अभी 2029 के अंदर कहा जाए तो सूर्य ग्रहण आएगा 4 बार और चंद्र ग्रहण आएगा 2 बार। तो 14 जनवरी 2019, 12/6/2019, 11/7/2019 और 5/12/2019 उन 4 दिनांकों के अंतर्गत ये सूर्य ग्रहण आ सकता है। और 25, 26 यानी कि 25 और 26 तारीख छठे महीने की 2029 में और 20 और 21 तारीख 12वें महीने की 2019 में भी 29 में भी चंद्र ग्रहण आ सकता है। यानी क्या आएगा 2030 में, यानी कि आज से करीब 10 साल के बाद 1/6/2030 में सूर्य ग्रहण आएगा। 15 और 16 वो दोनों तारीख को मिलाते हुए छठे महीने की 2030 में चंद्र ग्रहण आएगा। 25/11/2030 को सूर्य ग्रहण आने का प्रयत्न होगा और 9 तारीख को 9वीं और 10वीं तारीख को मिलाते हुए दिसंबर महीने की 2030 में बोला जाता है चंद्र ग्रहण आने का प्रयत्न होएगा। इस प्रकार की बात हमारे इधर 10 साल के अंतर्गत बताए गए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बातें ये पूरी दुनिया के अंदर आने का प्रयत्न होगा। उसमें से कोई चंद्र ग्रहण कोई सूर्य ग्रहण वो भारत के अंदर दिखेंगे, बाकी अन्य देशों के अंदर दिखने का प्रयत्न होगा। अभी ये यानी कि रविवार के 21 जून 2020 के अंतर्गत जो सूर्य ग्रहण है उसके अंदर कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण है इसलिए लाल बैठका, हो सके तो मानस जापी, शायद वो न अनुकूलता रहे तो फिर आप लाल कलर की नौकार वाली भी लेके बैठ सकते हो। उसके अलावा दिया धूप आदि वगैरह करना, सामने पद्म प्रभु स्वामी भगवान का फोटो आप रख सकते हो और उनके सामने आप बैठ के चावल फल नैवेद्य आदि वगैरह रखते हुए बराबर 10:03 से आप यह सूर्य ग्रहण जब शुरू होगा उसका मंत्र जाप आदि वगैरह कर सकते हो। और बराबर 1:30 बजे यानी कि करीब दोपहर के 1:32 तक वो सूर्य ग्रहण रहेगा। तो तब तक आप इस प्रकार मंत्र जाप कर सकते हो। उसमें वो उतना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह मंत्र है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं पद्मप्रभ नमस्तुभ्यं मम शांतिम शांतिम, ओम सूर्याय स्वाहा या तो नमः। इस प्रकार का मंत्र जाप आप कर सकते हो। परंतु भाग्यशाली ये पूरा एक मंत्र है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम उतना ही बोलना, या तो फिर ओम ह्रीं नमो पद्मप्रभो नमस्तुभ्यं मम शांतिम शांतिम उतना ही बोलना, या तो फिर ओम सूर्याय नमः उतना ही बोलना। ऐसा नहीं है, ये पूरा की पूरा एक मंत्र है। उसके अंदर सर्वांगी तरीके से यानी कि पद्म स्वामी भगवान और उसके अलावा समझ लो कि नमो सिद्धाणम पद और सूर्य ये सभी चीजें आ सकती है। इसलिए इस प्रकार का मंत्र जाप हमें अपने जीवन काल के अंदर करना चाहिए। कोई भी राशि वाले हो वो सभी के लिए सूर्य तो सूर्य ही है, इसलिए सभी राशि वाले को ये मंत्र जाप आप करो, यही आपके लिए उचित माना जाता है, या तो गिनने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं मकर राशि वाले। कल भी हमने देखा था, आज भी देख रहे कि मकर राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर है ख और ज, उन लोगों का अपने जीवन काल के अंदर सामान्यतः फलादेश क्या होता है उसके मुख्यत्व तरीके से बात करते हैं। तो कहा जाता है कि यह मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडली के अंदर जो 10 नंबर होता है वहां पे चंद्र होता है, तो समझ लेना कि आपकी मकर राशि है। तो कहा जाता है कि ऐसे प्रकार के लोग, ऐसा कहा जाता है कि वो समाज के नियमों को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, यानी कि एक प्रकार से समाज के नियमों के अनुसार रहने का प्रयत्न करते हैं। वो हर हमेश अपने जीवन काल के अंदर कुछ ना कुछ कार्य के अंदर ही रहते हैं। इस कारण से शायद उनका खुद का विकास करने का उनको समय नहीं मिलता है। मकर राशि वाले व्यक्ति जनरली ऐसा भी कहा जाता है कि वो व्यक्ति दूसरे के लिए जीने का अधिक से अधिक प्रयत्न करते हैं। शायद वो व्यक्ति अपने खुद के लिए नहीं जीता है, परंतु दूसरे के लिए ही अधिक से अधिक जीने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि खुद का विकास वो इतना चाहे उतना कर सकते नहीं, क्योंकि उनके पास में समय का अभाव होता है। ये मकर राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो जनरली चिंतातुर स्वभाव वाले, उनका मुंह देखोगे तो जनरली आपको चिंता वाला ही दिखाई देगा, वैसा प्रकार का उनका मुंह जनरली होता है। वो ऐसे कई बार शांत स्वभावी होते हैं, व्यवहार होते हैं, सरल होते हैं और ऐसे प्रकार के ये लोग होते हैं। मकर राशि का चिन्ह है मगर,
यानी कि वो मगर के जैसे स्वभाव वाले, यानी कि बाहर से सख्त होते हैं परंतु अंदर से बहुत नरम होते हैं, वैसे प्रकार के वो मकर राशि वाले व्यक्ति होते हैं। कई बार ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति का स्वामी जो है वो शनि है, इस कारण से उनका स्वभाव कई बार चिकचिकापन या तो फिर एक प्रकार से चिकास वाला उनका दिखाई देता है, यानी कि कोई भी बाबतों के अंदर कुछ ना कुछ अपने जीवन काल के अंदर करते रहना और दूसरे उसके द्वारा उनके आजू बाजू में परिवार के अंदर या तो मित्र वर्ग के अंदर समाज के अंदर जो लोग होते हैं उनको भी होता है कि ये इसका चिकचिकापन या तो चिकासपना उसके जीवन काल के अंदर बहुत है, तो लोग उनके द्वारा कंटाल जाते हैं और उसके कारण उनके बहुत सारे मित्र होते हुए भी कई बार वो दूर हटने का प्रयत्न होते हैं। उनकी जब भी विकट परिस्थिति आती है, तकलीफ की परिस्थिति आती है, तब जनरली मित्र वर्ग उनसे दूर भागने का प्रयत्न करते, उनके पास आने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो उसका कारण शायद उनका स्वभाव ही कहा जाता है, तो वैसा भी हो सकता है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन काल के अंदर वो कुटुंब और समाज वो उनके अंतर्गत ही रहने का वो जनरली प्रयत्न करते हैं, यानी कि वो समाज के अंदर और कुटुंब के अंदर ही रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी डिसीजन उनको लेना हो तो वो 100 लोगों की सलाह लेते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा प्रकार का उनका स्वभाव होता है कि बस कोई भी जगह से हमें गलत डिसीजन या तो कोई भी प्रकार का गलत मार्गदर्शन नहीं मिल जाए या तो फिर हम गलत कोई निर्णय नहीं ले ले, उस प्रकार का वो अवश्य में प्रयत्न करते रहते हैं। तो वैसे प्रकार के ये लोग होने का प्रयत्न होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का एक प्रकार का एकांत के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि एकांत के अंदर वो रहने का प्रयत्न करते हैं, या तो फिर वो कोई जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, यानी कि दरिया किनारा होता है, या तो फिर कोई गांव आदि वगैरह होते हैं, वहां पे वो रहने का उनको अधिक पसंद रहता है। उनको जनरली कोई बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर रहने का मन बहुत कम होता है, पर ऐसी जगहों के अंदर एकांत स्थान के अंदर रहने का उनकी मनोकामनाएं खूब होने का प्रयत्न होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को जनरली ब्लड प्रेशर हो, हड्डियों का हो, या तो विटामिन सी आदि वगैरह का बीमारियां उनके जीवन काल के अंदर आ सकती है। उनको गैस, एसिडिटी जैसे भी प्रॉब्लम उसके जीवन काल के अंदर आ सकते हैं। उनके जीवन काल के अंदर 5वें और 7वें वर्ष के अंदर उनको अनेक प्रकार की पीड़ा भोगने का दिन आ सकता है। जलघात आदि वगैरह भी, यानी कि जल के द्वारा उनके जीवन में कोई ना कोई प्रकार का घात आने का भी प्रयत्न हो सकता है। 10वें साल के ऊपर ये मकर राशि वाले व्यक्ति के जीवन के 10वें साल के ऊपर कोई गिर जाना, हड्डी टूट जाना या तो फ्रैक्चर आदि वगैरह होना, ऐसा भी उनके जीवन काल के अंदर आ सकते हैं, ऐसा भी योग बन सकता है। और ऐसे प्रकार के मकर राशि वाले व्यक्ति वो कार्य जो भी करते वो खंत से मेहनत पूर्वक तरीके से करते। कोई भी कार्य करने में उनको एक प्रकार से हार्ड आदि वगैरह चाहे कितना भी हो, परंतु वो खंत से करते, साहस तरीके से करते, साहस पूर्वक तरीके से करते, तो वो आसानी से वो कार्य के अंदर भी सफलता प्राप्त कर सकते। उन लोगों का एक प्रकार का ऐसा कहना मतलब होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करते हुए पैसा एकत्रित करते हैं, तो भविष्य के अंदर कोई ऊंचे स्थान के ऊपर भी वो जाने का प्रयत्न हो सकता है। ऐसे प्रकार के लोगों का भविष्य ज्यादातर तरीके से सरकारी नौकरियों के अंदर, खेतीबाड़ियों के अंदर, मशीनरी आदि वगैरह के क्षेत्र के अंदर उनको वो अधिक से अधिक सफलता मिल सकती है और उनका भी आयुष्य बहुत लंबा और अच्छा प्रकार का कहा जाता है। तो ऐसे प्रकार के व्यक्तियों को ये चीजों से विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका सामान्यतः फलादेश ऐसा कहा जाता है। परंतु कुंडली के अंदर ऐसे कोई प्रकार की योग या तो कोई प्रकार की दृष्टि शुभ ग्रह की आदि वगैरह होती है, तो कोई कारण से उसके जीवन काल के अंदर कुछ अलग भी उनके जीवन काल के अंदर फलादेश हो सकता है। परंतु सामान्यतः जो मकर राशि का फलादेश है वो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। तो बस भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं और बाकी की बातें हम आगे आपको बताने का कल के दिन प्रयत्न करेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।